Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 9th of April 2021, Friday. Inspiration of the day is, it's okay to struggle, it's not okay to give up. In today's discussion, we are going to cover these articles from Business Standard of 8th and 9th of April. So let's start with article number 1 given on page number 1 of yesterday newspaper. RBI takes the QE route. तो इस न्यूज़ को समझने से पहले आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि आरबीआई का जो बेसिक पर्पस होता है दैट इज़ टू कंट्रोल द मनी सप्लाई विद इन द इकोनॉमी, और उसके लिए उसके पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड करें, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स हम डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट्स, SLR. So all these are the quantitative measures or the monetary policy instrument that RBI use to control the money supply within the economy. और क्यों मनी सप्लाई कंट्रोल करती है आरबीआई? डेफिनेटली अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर ये जानते होंगे कि बेसिक जो मनी सप्लाई होती है मार्केट में दैट अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड सप्लाई उससे इम्पैक्ट होती है, ज़्यादा पैसा आता है पब्लिक के हाथ में तो डिमांड बढ़ती है तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई उस प्रपोर्शन में अगर नहीं बढ़ पाती तो दैट मे लीड्स टू इंक्रीज इन टू द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को बेसिकली टारगेट करने के लिए आरबीआई का काम होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई को इंश्योर करना, क्योंकि मनी सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड होती है इन्फ्लेशन विद इन द मार्केट। जितना ज़्यादा मनी सप्लाई होगा in normal situation, in normal circumstances, we can say that the more money supply, the more inflation will be. So अगर हम डायरेक्टली बोलें तो आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और उसके लिए उसके पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स अभी हमने बताया आपको, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, एंड क्वालिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज or also known as selective instruments for RBI monetary policy. Selective basically कुछ specific types के credit को select करके सब पे uniformly apply नहीं होते qualitative measures. So these instruments are used for discriminating between the various uses of credit. For example, RBI can favor the export over import or essential over non-essential credit supply. तो अगर हम बात करें what are the different selective tools under this qualitative measures of RBI monetary policy, then it is rationing of the regulation of consumer credit, change in marginal requirements, moral suasion. All these are the few examples of qualitative measures that RBI can take in order to control the money supply, in order to control the specific type of credit within the economy so that inflation can be managed. अब देख लेते हैं आज की न्यूज़ बेसिकली क्या है। आज की न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने वेडनेसडे को बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट करने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग अनाउंस करी, एंड इट इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग दैट आरबीआई हैज़ अनाउंस टू सपोर्ट द बॉन्ड मार्केट थ्रू सेकेंडरी मार्केट परचेज। और कई टाइम से न्यूज़ में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट में कंटिन्यूसली यील्ड रेट बढ़ रहा है, और कई बार आरबीआई ने कोशिश भी करी बट बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आरबीआई के मेजर्स थे वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। और कई बार बॉन्ड मार्केट्स में यील्ड रेट को, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए जाती है, क्वांटिटेटिव ईजिंग के लिए जाती है, जिससे कि जो यील्ड रेट है, इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में मोर स्पेसिफिकली, वो कंट्रोल रहे। एंड वी ऑल नो 10 years bond are considered as a benchmark for any economy's interest rate, और जो कि कंटिन्यूसली इंडिया में बॉन्ड मार्केट में जो 10 years के जो बॉन्ड्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट है, यील्ड रेट है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। तो आरबीआई ने वेडनेसडे को एक स्पेशल टाइप का क्वांटिटेटिव ईजिंग मेजर्स अनाउंस किया है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द बॉन्ड मार्केट और इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इन्वेस्टर और द बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जिसमें आरबीआई is going to conduct the quantitative easing starting with 1 trillion in the first quarter in addition to the open market operations. तो अब यहाँ पर दो टर्म्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है
और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। जो लोग आरबीआई के स्टूडेंट, जो आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, दे ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एक्चुअली क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड व्हाट इज एक्चुअली ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें ये न्यूज़ समझनी। बेसिकली क्वांटिटेटिव ईजिंग इज अ मॉनेटरी पॉलिसी whereby a central bank, mind it student, central bank, that is RBI, purchases at a scale government bond or other financial assets in order to inject money into the economy to expand the economic activity. And basically it is a one of the अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जनरली आरबीआई क्वांटिटेटिव ईजिंग यूज नहीं करती, नाम से पता चला क्वांटिटेटिव ईजिंग, ईज आउट करना। किसको ईज आउट करना? मनी सप्लाई को, जिससे कि मार्केट में, इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सपेंड हो। अब इस समय क्यों क्वांटिटेटिव ईजिंग की ज़रूरत पड़ी? हम सभी को पता है कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी जो है वो बहुत कॉन्ट्रैक्शन की फेस में जा रही है, अनसर्टनिटी है, डिमांड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी कंटिन्यूसली डिप्रेशन की सिचुएशन में है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए मार्केट में मनी सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। मनी सप्लाई होगी, क्रेडिट होगा तो पब्लिक के हाथ में मनी होगा, इन्वेस्टर्स के हाथ में मनी होगा, कंपनीज के हाथ में मनी होगा, कंपनीज के हाथ में के पास पैसा होगा, फंड होगा, दे विल इन्वेस्ट। कंज्यूमर के हाथ में मनी होगा, पैसा होगा, फंड होगा, दे विल बाई, जिससे कि डिमांड भी बढ़ेगी। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने का इंसेंटिव मिलेगा, उनके पास पैसा होगा, दे कैन एक्सपेंड देयर कैपेसिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फिर से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी एंड दैट मे लीड्स टू अ वर्चुअस साइकिल। सो क्वांटिटेटिव ईजिंग इज यूज्ड when inflation is very low or negative and when standard monetary policy instrument have become ineffective। और हम continuously इस बात को डिस्कस भी करें कि बॉन्ड मार्केट में जो भी मेजर्स आरबीआई ने रिसेंटली लिए हैं दैट more or less become ineffective because of certain other economic factors। So the term quantitative easing was basically coined by Richard Vernon in 1995। तो जापानीज क्राइसिस हुई थी उस समय, ये क्वांटिटेटिव ईजिंग का, जापानीज क्राइसिस के समय ये क्वांटिटेटिव ईजिंग का टर्म यूज हुआ था। तो अगर हम मैकेनिज्म समझे तो बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है? सेंट्रल क्वांटिटेटिव ईजिंग में जो सेंट्रल बैंक, हम इंडिया में कौन सेंट्रल बैंक है? आरबीआई। सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट्स द क्वांटिटेटिव ईजिंग बाय बाइंग फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम commercial banks and other financial institution, thus raising the price of those financial assets and lowering their yield while simultaneously increasing the money supply। और अभी हम कंटिन्यूसली डिस्कस करते हुए कि बॉन्ड मार्केट में जो 10 ईयर्स के बॉन्ड है उनकी यील्ड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो यील्ड को डिक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? जो प्राइस है बॉन्ड्स के उनको इंक्रीज करना होगा। और बॉन्ड के प्राइस कब बढ़ेंगे? जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी। कोई सडन डिमांड बढ़ रही हो, सप्लाई इंश्योर नहीं होती, तो क्या होता है? किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस बढ़ने लगते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ेंगे तो बॉन्ड मार्केट में जो यील्ड होती है वो डिक्रीज होती है। अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं मुझे, तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो बॉन्ड के प्राइसेस होते हैं दैट आर एक्चुअली एंटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। जैसे ही बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे उसकी यील्ड जो होगी वो बॉन्ड मार्केट किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की डिक्रीज होगी। और दैट इज the only thing RBI want currently in order to stabilize the bond market। तो इसके लिए RBI ने अपने its own kind का एक quantitative easing का announcement किया है। अब कई सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि मैम ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी तो यही होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव ईजिंग्स की तरह अनकन्वेंशनल नहीं होते। जनरली हम देखते रहते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई करता रहता है क्वार्टर अगले क्वार्टर में, बट क्वांटिटेटिव ईजिंग्स जो होते हैं वो बहुत अनकन्वेंशनल है, रेयरली देखा जाता है। और हर बार जब भी कोई भी सेंट्रल बैंक, आरबीआई ही नहीं, कोई भी सेंट्रल बैंक जब क्वांटिटेटिव ईजिंग अनाउंस करता है तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। हर बार का अपना ओन टाइप्स का, इट्स ओन वर्जन ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग सेंट्रल बैंक्स यूज करते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है फॉर्मलाइजिंग इट्स ओन वर्जन ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। So in contrast to conventional open market operation, quantitative easing involves the purchase of more riskier assets and at a large scale over a pre-committed period of time. And basically central bank usually resorts to quantitative easing policies when there is a key interest rate approach or a reach zero
which induced a liquidity trap where people generally prefer to hold the cash or very liquid assets given a perceived low profitability into the Indian economy or into any economy. तो इस केस में आरबीआई के पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस का ऑप्शन नहीं रहता. आरबीआई हैज़ टू रिजॉर्ट और एनी सेंट्रल बैंक हैज़ टू रिजॉर्ट टू द क्वांटिटेटिव ईजिंग. और कई बार, हर बार अगर आप देखें, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है किसी भी इकोनॉमी में, अगर आप हिस्ट्री भी उठाकर देखें तो यू विल फाइंड कि जो वहाँ के सेंट्रल बैंक है उन्होंने ओपन मार्केट की जगह क्वांटिटेटिव ईजिंग जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया है. अब आते हैं कि वेडनेसडे को जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें सेंट्रल बैंक अपना आरबीआई बेसिकली किस तरह की क्वांटिटेटिव ईजिंग करने वाला है. दो द सेंट्रल बैंक सेड दैट इट वुड बी इन एडिशन टू ओपन मार्केट ऑपरेशन. इट मीन्स जो आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन प्लान हैं जो कंडक्ट होंगे वो वैसे ही चलते रहेंगे. इसके इतर उसके ऊपर आरबीआई क्वांटिटेटिव ईजिंग्स पर जाएगा. तो रिसेंटली आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 मेंबर कमेटी होती है, आपको पता है 3 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और 3 आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. दैट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ unanimously voted for status quo on benchmark rate. तो रिसेंटली benchmark rate में कोई चेंज नहीं होने वाले, बट क्वांटिटेटिव ईजिंग पर आरबीआई जा रहा है. और दिस quantitative easing is called as a new policy kit secondary market GSEC acquisition program. तो इसको शॉर्ट में आप न्यूज़पेपर में देख भी रहे होंगे, GSAP 1.0 करके आ रहा है. तो GSAP 1.0 ये इंडिकेट कर रहा है, अगर 1.0 है, कि हो सकता है आगे आने वाले क्वार्टर्स में आरबीआई फिर से ये न्यू पॉलिसी टूल किट को अडॉप्ट करे और आगे आगे आने वाले टाइम में हमें GSAP 2.0, GSAP 3.0 भी देखने को मिले. तो अभी इस पॉलिसी को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है GSAP 1.0 और 1.0, जिसको जो भी आप बोलना चाहते हो. सेकेंडरी मार्केट GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम. GSEC स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी. तो सेकेंडरी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, इसको एक फॉर्मल नाम दिया गया. अगर आप इसको डिसइंटीग्रेट करें तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज आरबीआई इज गोइंग टू डू अंडर दिस न्यू वर्जन ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग. सेकेंडरी मार्केट से जी सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको लार्ज स्केल में आरबीआई क्वांटिटेटिव ईजिंग में खरीदने जा रहा है. जाहिर सी बात है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा. कमर्शियल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई लेगा और उसके बदले में मनी सप्लाई करेगा, पैसा देगा. और जैसे ही मनी सप्लाई आरबीआई कमर्शियल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा देगा, वैसे ही मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगी. पहली बात तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी. दूसरा, इसका बॉन्ड मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा. अब आरबीआई एक लार्ज अमाउंट में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदेगा. जैसे ही आरबीआई खरीदेगा वैसे ही बॉन्ड्स की, जो 10 ईयर्स के बॉन्ड है, 20 ईयर्स के बॉन्ड है, 30 ईयर के बॉन्ड, उनकी डिमांड बढ़ेगी बॉन्ड मार्केट में. और जैसे डिमांड बढ़ेगी बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे. जैसे ही बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो यील्ड रेट कंटिन्यूअसली बढ़ती चली आ रही है वो यील्ड रेट सडनली डाउन हो जाएगा. एंड दैट इज़ वाई आरबीआई इज़ गोइंग फॉर क्वांटिटेटिव ईजिंग दिस टाइम. ये दो पर्पस सॉल्व करेगा आरबीआई का. मार्केट में मनी सप्लाई इंश्योर करेगा जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंड होगी. ऑन द अदर हैंड, जो कंटिन्यूसली बॉन्ड मार्केट्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, हाई यील्ड रेट देखने को मिल रहा है, वो भी सबड्यूड हो जाएगा. सो इट इज़ एकिन टू द एग्जिस्टिंग ओएमओ through which RBI bought a net of 3.13 trillion of bonds from the secondary market into the last financial year. तो GSAP would be the part of overall liquidity management framework. तो जो अदर ओपन मार्केट ऑपरेशंस चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे. उनके एडिशन में आरबीआई इज गोइंग फॉर दिस GSAP प्रोग्राम, जो बेसिकली अप्रैल 15 से स्टार्ट होगा विथ 25,000 करोड़ बॉन्ड बाइंग. तो पहले ट्रांच में आरबीआई 25,000 करोड़ के बॉन्ड को खरीदेगा, विच इनेबल द स्टेबल एंड ऑर्डरली इवोल्यूशन ऑफ यील्ड कर्व. और जिससे कि मार्केट को लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट में हेल्प मिलेगी. जो लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट है, जो शॉर्टेज है, वो कंप्लीट, वो फुलफिल होगी. एंड दैट विल ऑल्सो इंश्योर द congenial financial conditions for the recovery to gain transaction. तो इस न्यू काइंड का जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, इससे आरबीआई के कई सारे पर्पस सॉल्व होंगे. एंड दिस इज द सेंसेक्स रिएक्शन आफ्टर द आरबीआई अनाउंसमेंट ऑफ GSAP प्रोग्राम. सेंसेक्स ने अच्छा पॉजिटिवली रिएक्ट किया है. एंड कॉन्ट्रास्टिंग रिएक्शंस ऑफ
India's 10-year government security yield and rupees versus dollar exchange rate. So एडिशनल लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर्स जो आरबीआई ने अनाउंस किए हैं, जिसको जी सैप 1.0 कहा जा रहा है, उसकी वजह से सेंसेक्स में जो चेंजेस आए हैं, जो 10 ईयर्स के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनके जो यील्ड रेट सडनली फॉल हुए हैं। अगर आप देखें तो यील्ड रेट में सडनली फॉल दिखेगा। ऑल र्यूमर, र्यूमर हमें पता है कि मार्केट र्यूमर से भी अफेक्ट करता है, एंड दिस इज द एक्चुअल अनाउंसमेंट बाय आरबीआई। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन कन्वे हुई है कि नाउ द यील्ड रेट इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग बॉन्ड प्राइसेस। एंड वाई बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज? बिकॉज आरबीआई इज गोइंग टू बाई इट। तो जो 6.12 से डिक्रीज होकर के 6.081 तक इंडिया का जो 10 ईयर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड रेट है वो फॉल करी है। रुपीज़ के भी अगर हम देखें, रुपी वर्सेस डॉलर, तो डेफिनेटली रुपी सप्लाई बढ़ रही है डॉलर के कंपैरिजन में, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा रुपी की वैल्यू पर। 74.57 तक फॉल कर गया है रुपी की वैल्यू। एंड दिस इज द टेक ऑफ मिस्टर शक्तिकांता दास। इकोनॉमी इज जस्ट लाइक अ रबर बैंड, अगर आप एक एंड को स्ट्रेच करेंगे तो डेफिनेटली इट हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन अनदर एंड। तो अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है तो इसके इंडियन करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है तो इसका इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पर भी देखने को मिलेगा, इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि जो वेटरन्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आज के ही न्यूज़पेपर में जो आरबीआई का जी सैप का प्रोग्राम है उसको लेकर के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए। तो एक क्लिप मैंने यहाँ पर पेस्ट करी है इन ऑर्डर टू डिस्कस। सो जी सैप मूव्स ड्राइव डाउन यील्ड्स, जैसा कि आरबीआई का टारगेट था कि यील्ड को डिक्रीज करना। सो द 10 years bond yield dropped to 6.03% on Thursday and this is the lowest since budget day, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। अभी हमने यहाँ पर भी आपको ग्राफ दिखाया था, यहाँ पे दिखाया था कि अनाउंसमेंट के बाद 6.122 से 6.081 तक आ गई थी 10 ईयर की सिक्योरिटीज़ जो है उनकी यील्ड रेट, और थर्सडे को इसमें और फॉल देखने को मिला जो कि फॉल कर गई 6.03% तक। थर्सडे को ये बजट डे से लेकर के आज तक का सबसे लोवेस्ट यील्ड रेट रहा है 10 साल के बॉन्ड का। तो 10 ईयर बॉन्ड फॉल इन मोर देन 15 बेसिस पॉइंट सिंस March 31st। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो जी सेप का जो प्रोग्राम चल रहा है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन जो प्रोग्राम है उसके पॉजिटिव या जो टारगेटेड एम से वो अचीव होते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। कोविड slows services activity. A day before yesterday, we have discussed about the manufacturing PMI. Now, in today's discussion, we are going to discuss about the service PMI. कोविड की वजह से पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई दोनों में ही फॉल देखने को मिला था, बट इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एक्टिविटीज़ में कम फॉल देखने को मिला था। और दिसंबर के बाद से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा था बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सपेंशन। बट कोविड-19 की सेकेंड वेव आते ही मार्च के मंथ में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में भी फॉल देखने को मिला है। तो इन कंपैरिजन टू द फेब्रुअरी डेटा, द मैन्युफैक्चरिंग PMI has been fallen approximately to 55 point something. But in case of service activity, service sector had continued to expand in the month of March. सर्विस सेक्टर में फरवरी के मंथ के कंपैरिजन में जो डेटा आया है उसमें एक्सपेंशन देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है इन कंट्रास्ट टू मैन्युफैक्चरिंग। तो सर्विस सेक्टर में एक्सपेंशन देखने को मिला, हालांकि वो एक्सपेंशन फरवरी और जनवरी के बीच में जो ग्रोथ रेट है उस ग्रोथ रेट या स्लोअर पेस में है, उस उतने हाई पेस में देखने को नहीं मिला है एक्सपेंशन जितना जनवरी से फरवरी में जो ग्रोथ रेट था सर्विस एक्टिविटी में। वो ग्रोथ रेट, वो पेस तो फॉल किया है, बट स्टिल देयर इज़ अ एक्सपेंशन इन केस ऑफ मार्च सर्विस एक्टिविटीज़। तो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इमीडिएटली इम्पैक्ट होती हैं जब कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉल करती हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर, इंडिया में सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, और सर्विस सेक्टर को अगर हम देखें तो जो एक मेजर पार्ट है दैट इज़ एक्चुअली कवर्ड बाय आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर को अगर हम देखें तो कोविड की वजह से उस पर इम्पैक्ट कम दिखता है। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी रिक्वायरमेंट आईटी सेक्टर के केस में नहीं होती जितनी कि मैन्युफैक्चरिंग के केस में होती है।
तो जो मार्च का डेटा आया सर्विस एक्टिविटी का, that shows the continuous expansion in case of service activities. The IHS India Service Business Activity Index is to 54.6 in March and 55.3 in February. That indicates the moderate growth. और फिर हम डिस्कस करके बता देते हैं आपको कि 50 से ऊपर का तो होता है दैट इंडिकेट्स द एक्सपेंशन, 50 से नीचे अगर ये पॉइंट होते हैं, इंडेक्स होता है activity index, that indicates the contraction, whether it is a service or manufacturing activities. So companies that noted higher output links to upturn to elections and successful marketing which led to demand. हालांकि एक्सपर्ट्स का भी इस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ का ये कहना है कि जो पैंडमिक एस्केलेट हो रहा है, जो केसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से अप्रैल के मंथ का जो डेटा आएगा उसमें एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वैक्सीनेशन की ड्राइव बहुत फास्ट पेस से चलती है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अच्छे से इम्प्रूव होती है, जो कि कई जगह इवन अगर आप न्यूज़ से अवेयर है तो आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में वैक्सीन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, इवन कई स्टेट्स में वैक्सीन की शॉर्टेज है। तो अगर वैक्सीन प्रॉपरली अवेलेबल होती है, वैक्सीनेशन ड्राइव एक स्पीड में अच्छी स्पीड में चलती है, तो देयर वुड बी कर्ब द स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड दैट में सपोर्ट द इकोनॉमी। बट कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अप्रैल का जो मंथ का डेटा होगा दैट विल बी inclined towards the contraction. And this is the graphical representation of service activity PMI. So February के month में fall है, but still there is expansion in comparison to manufacturing activities. Although manufacturing के केस में भी जो डेटा है वो 50 से ऊपर का ही है, बट जितना एंटिसिपेट किया गया था कि अब इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो इट में क्रॉस द 60 पॉइंट, वैसा पेस देखने को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव इंडिया को हिट कर चुकी है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। नो नीड फॉर लॉकडाउन, फोकस ऑन टेस्ट सेज पीएम। तो कल कई सारे स्टेट्स को डायरेक्ट करते हुए हमारे जो पीएम उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की ऐसी अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि इंडिया हो सकता है फिर से लॉकडाउन पर जाए। बट इस चीज़ को क्लियर किया है गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट इज़ नॉट प्लानिंग टू गो फॉर लॉकडाउन वंस अगेन, बट states and the enforcement agencies should focus on more and more tests. And for that, our Prime Minister urged the state government to test more, even if that meant a higher reporting of the infections. को कई स्टेट ऐसा भी करते हैं कि इन्फेक्शन के ज़्यादा केस देखने को ना मिले, ज़्यादा रेट ना मिले, तो वो टेस्ट को रोक देते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली डायरेक्ट किया है कि देयर शुड बी मोर एंड मोर टेस्ट एंड गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन, स्टेट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन टेस्ट एंड वैक्सीनेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 बैंक्स ऑन मीटिंग एजेंडा नेक्स्ट वीक। 14 अप्रैल को एक मीटिंग प्लान हुई है जिसमें नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के और इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के कई सारे ऑफिशियल्स दे विल मीट टू डिस्कस अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 मोर बैंक्स। रिसेंटली नीति आयोग ने 4 बैंक्स फाइनलाइज किए थे फॉर प्राइवेटाइजेशन इनटू द फर्स्ट ट्रांच, बट सोर्सेज का ये कहना है कि 2 और बैंक्स के नाम ऐड हो सकते हैं। पहला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इन दोनों बैंक्स को भी बैंक इस फर्स्ट ड्राइव जो प्राइवेटाइजेशन की है इसमें कंसीडर किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं 6 से 7 बैंक्स जो हैं वो फर्स्ट ड्राइव में जाएंगे। सो 4 to 5 शॉर्ट लिस्टेड PSU बैंक टू बी टेकन अप फॉर डिस्कशन। 2 और 3 को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है, और या हो सकता है दिस लिस्ट कुड बी ट्रिम्ड टू 2 और 3। हो सकता है कुछ और बैंक्स को रिमूव भी कर दिया जाए। तो इन सारे डिस्कशन पर 14 अप्रैल को एक मीटिंग होगी एंड लेटर इट विल बी डिसाइडेड फाइनली कि कौन से बैंक जो फर्स्ट राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे। एंड बैंक्स के अलावा कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन के भी प्राइवेटाइजेशन को इस पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है। सो दिस विल बी द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर गवर्नमेंट किक्ड ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ड्राइव। अप्रॉक्सीमेटली 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंक्लूडिंग द बैंक्स जो कि फर्स्ट फेज में प्राइवेटाइज होंगे, जिसमें 5 से 7 बैंक्स के नाम भी हैं, कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के भी नाम हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट टू ईयर मार्क ₹1000 करोड़ टू सपोर्ट द फैबलेस स्टार्टअप्स। तो इंडिया में चिप डिज़ाइनिंग को, चिप मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए और उनसे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए या उनसे रिलेटेड
जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, उनको होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज फाइनलाइजिंग अ प्लान टू ईयर मार्क क्लोज टू 1000 करोड़ टू बैक फैबलेस स्टार्टअप्स इन द कंट्री। फैबलेस कंपनीज किन्हें बोलते हैं? बेसिकली फैबलेस कंपनीज वो कंपनीज होती है जो माइक्रो चिप्स को डिज़ाइन करती हैं। दे आर कॉल्ड एज फैबलेस कंपनी, वाइल द बिगर वंस कॉन्ट्रैक्ट आउट द प्रोडक्शन ऑफ दैट चिप फ्रॉम दैट फैबलेस कंपनीज। और इंडिया की डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर ही है चिप्स को लेकर के। तो अब जो अगला टारगेट है, जो अगली PLI स्कीम है, प्रॉबेबली हो सकता है इंडिया में चिप डिज़ाइनिंग को या फैबलेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए हो। तो जो होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए 1000 करोड़ का फाइनेंस अवेलेबल कराया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 50 से 100 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हीं को ये 1000 करोड़ का जो फंड है एलोकेट किया जाएगा, सो दैट दे कैन स्केल्ड अप टू बिकम द ग्लोबल प्लेयर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वाइट गुड्स सोलर गियर गेट्स रुपीज 10,738 करोड़ वर्थ ऑफ PLI पुश। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम के थ्रू वाइट गुड्स और सोलर गियर की जो इंडस्ट्री है उसको भी सपोर्ट करने की बात करी है। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ का फंड एलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है। तो बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है इस PLI स्कीम को, मोर स्पेसिफिकली फॉर वाइट गुड्स। वाइट गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि वाइट गुड्स में बेसिकली कौन कौन से गुड्स आते हैं, किस इंडस्ट्री की बात होती है जब हम वाइट गुड्स की बात करते हैं। तो वाइट गुड्स और सोलर पैनल, होम ग्रोन सोलर पैनल, जो होम ग्रोन स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ के फंड एलोकेशन को यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूव कर दिया है। वाइल इंसेंटिव वर्थ ₹6,000 करोड़ वुड बी provided over 5 years for manufacturing of white goods in India. The outlay for solar modules is 4,500 करोड़। और सोलर पैनल को लेकर के इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी रही हैं कई टाइम से। हालांकि इंडिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि सोलर पैनल की जो डिपेंडेंसी है चाइनीज़ मार्केट में वो रिड्यूस हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इंडिया ने भी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को 40 to 60% इंक्रीज़ करने का टारगेट रखा है। और उसके लिए सोलर पैनल, सोलर एनर्जी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। और अगर सोलर पैनल की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो चाइनीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई है। तो उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए इंडिया अपनी खुद की सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल की जो होम ग्रोन कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनको प्रमोट करने के लिए PLI स्कीम अप्रूव की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and Insta. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.